हेलो गाइस, अजमेरो ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो हमारा पिछला वीडियो था पार्ट 1, उसमें हमने नर्वस सिस्टम के बारे में समझा, यानी नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में कहाँ कहाँ उपस्थित रहते हैं और किस प्रकार बाहरी सूचनाओं को हमारे ब्रेन तक ले जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मस्तिष्क। मस्तिष्क 100 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन न्यूरॉन से बना होता है। हमारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन उपस्थित रहते हैं? 100 बिलियन। इसे मिलियन में नहीं बिलियन में गिना जाता है। और हमारे मस्तिष्क में 100 बिलियन उपस्थित रहते हैं, जिसमें से केवल 15 बिलियन यानी 15 बिलियन ही सक्रिय रहते हैं। अब आप सोचिए, 100 बिलियन में से केवल 15 बिलियन ही सक्रिय रहते हैं। अगर वो 85 बिलियन भी सक्रिय होते तो इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता। अभी 15 बिलियन ही इंसानों में न्यूरॉन एक्टिवेट रहते हैं। आप अभी कहाँ बैठे और मैं अभी कहाँ बैठा हूँ। इंसानों ने, वैज्ञानिक ने इतनी तरक्की कर ली केवल 15 बिलियन न्यूरॉन एक्टिवेट होने के कारण ही। और अगर 85 बिलियन न्यूरॉन अगर और एक्टिवेट होते तो पता नहीं इंसान खुद को, अपने आप को भगवान ही समझने लग जाता। यह न्यूरॉन 0 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं ना, उसमें है ना ये सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं। 0 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं, इसलिए तो छोटे बच्चे होते हैं, हम उसमें कुछ भी बोलते हैं तो वो कॉपी करते रहते हैं। एक्शन, जो हम एक्शन करते हैं वही एक्शन वो पकड़ लेते हैं और करते रहते हैं, क्योंकि उनमें है ना सबसे ज़्यादा न्यूरॉन एक्टिवेट रहते हैं। 0 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं, अगर उस समय हम उन्हें जो भी शिक्षा देते हैं ना, वो जल्दी से ग्रहण करते हैं और आगे पूरी लाइफ जो हम शिक्षा देते हैं उसी शिक्षा पे वो चलते हैं। इसीलिए जो 0 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स को इस बात से जागरूक होना चाहिए कि उन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, जिस वजह से वो आगे भी उनके काम आए और वह उसी रास्ते पे चले। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, 0 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उनमें न्यूरॉन सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं। मानव मस्तिष्क को दुनिया की सबसे बड़ी संरचना तथा सबसे कठिन संरचना माना जाता है। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने नर्वस सिस्टम के बारे में समझा, यानी तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा है स्वायत्त तंत्रीय तंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। तो आइए अब हम समझते हैं कि नर्वस सिस्टम के कितने भाग होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब हम समझते हैं, जिसका पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में कितने अंग होते हैं, कितने भागों में ये विभक्त रहता है? अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। तो पहला है सेरिब्रम, यानी सेरेब्रम हमारी ब्रेन में कहाँ उपस्थित रहता है और इसका क्या काम होता है। यह ब्रेन का 66% हिस्सा कवर रहता है, यानी हमारे मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका होता है? सेरिब्रम। जिस तरह मोबाइल की एक मेमोरी में हमारे डाटा स्टोर रहते हैं, उसी प्रकार सेरिब्रम में याददाश्त, जिज्ञासा, याददाश्त यानी जो भी हमें, जिस चीज़ को हम पहचानते हैं, जिस चीज़ को हम पहले से देख चुके हैं, वो सब कहाँ स्टोर रहता है? सेरिब्रम में। जिज्ञासा यानी जैसे हम किसी नई नई चीज़ को सीखने की जिज्ञासा रखते हैं, नई नई चीज़ों की खोज करते हैं, तो वो किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। ज्ञानेंद्रियों में हमारे आँख, कान और हमारे मुंह के अंग आते हैं। जब जो भी चीज़ को हम देखते हैं, वो मैसेज, वो सूचना नर्वस सिस्टम के माध्यम से हमारे ब्रेन में जाती है। ब्रेन में किस जगह जाती है? सेरिब्रम में। सेरिब्रम फिर ऐच्छिक पेशियों को सूचना देता है, इनको जगाता है। ऐच्छिक पेशियाँ उन्हें कहते हैं जो हमारी इच्छाओं से, वो अंक जो हमारी इच्छाओं से हिल डुलते हैं, उन्हें हम ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। और फिर सेरिब्रम हमारी ऐच्छिक पेशियों को जगाता है और फिर हम उस पर कार्रवाई करते हैं और वो काम करते हैं। अगर मस्तिष्क का दूसरा अंग है थैलेमस, यह हमारे
मध्य मस्तिष्क के जस्ट पास में उपस्थित रहता है और इसके नीचे हाइपोथैलेमस उपस्थित रहता है। हाइपोथैलेमस के जस्ट ऊपर थैलेमस उपस्थित रहता है। इसका काम होता है बाहरी तापमान का आभास करवाना, यानी बाहरी वातावरण, बाहरी टेम्परेचर में सर्दी, गर्मी, उमस, नमी इस इत्यादि हमारे शरीर को बाहर से किसी तरह से पीटा जा रहा है, हमारे शरीर को आभास कौन करवाता है? थैलेमस। जैसे कोई शराबी है, उसका जो थैलेमस होता है ना, जैसे किसी ने शराब पी ली तो उसका थैलेमस काम कम करता है, इसलिए ना उसको कोई, जब वो नशे में रहता है उसको कोई पीट देते हैं ना तो उसे मालूम नहीं चलता है। जब उसका नशा उतरता है फिर बाद में उसको मालूम चलता है कि यार किसी ने मुझे पीटा तो है। फिर बाद में जब थैलेमस उसका काम करता है फिर बाद में दर्द होता है पेशियों में और फिर उसे पता चलता है कि मेरी कोई किसी ने पिटाई करी है। अगर मस्तिष्क का तीसरा अंग है हाइपोथैलेमस। थैलेमस से हमारा बाहरी वातावरण का टेम्परेचर हमें मालूम होता है और जो हाइपोथैलेमस होता है यह थैलेमस के जस्ट नीचे उपस्थित रहता है। इसका काम होता है जो आंतरिक टेम्परेचर होता है उसके बारे में हमें आभास करवाता है और साथ ही आंतरिक टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में अधिक गर्मी हो रही है तो पसीनों के माध्यम से उसे बाहर निकाल देता है और अगर सर्दी हो रही है तो पसीना निकालता ही नहीं है। इस प्रकार आंतरिक टेम्परेचर का आभास करवाता है तथा आंतरिक टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही हमारे लाइफ यानी नेचर डिसाइड करता है। हमें गुस्सा, प्यार, भूख, प्यास ये किसके कारण लगती है? हाइपोथैलेमस के कारण लगती है। हाइपोथैलेमस जो भी इंसान ज़्यादा उत्तेजित भोजन करता है उससे ज़्यादा सक्रिय रहता है। उत्तेजित में जैसे लहसुन, प्याज जो अधिक ज़्यादा खाता है ना उसका हाइपोथैलेमस काफ़ी सक्रिय रहता है। इसलिए जो ये साधु होते हैं ना जो ज़्यादा उत्तेजित भोजन नहीं करते हैं क्योंकि उनकी वो भक्ति होती है वो फिर बाद में बिगड़ जाती है। हाइपोथैलेमस ही हमारा जो लैंगिक व्यवहार बनाते हैं ना तो उसमें भी उत्तेजना इसी के कारण हाइपोथैलेमस द्वारा बनती है। यह तो हुए हमारे अगर मस्तिष्क के 3 भाग। अगर मस्तिष्क में 2 ग्रंथियाँ भी पाई जाती है। पहली ग्रंथि होती है पियूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह हमारे थैलेमस और हाइपोथैलेमस के जस्ट पास में ही पाई जाती है, इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। दूसरी ग्रंथि है पेनियल ग्रंथि जिसे हम जैविक घड़ी कहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि आप रोज़ सुबह 8 बजे नाश्ता करते हो, अगर अगले दिन आप कहीं चले जाते हो या कहीं दूसरी जगह रहते हो, आप नाश्ता नहीं कर पाते हो, लेकिन फिर भी सुबह 8 बजते ही आपको महसूस होने लग जाता है कि यार इस समय हम नाश्ता करते थे। तो हमारे शरीर में उस टाइमिंग को कौन हमें जागरूक करता है? पेनियल ग्रंथि। यह हमारे माइंड को मैसेज देता है कि इस समय हम ये काम कर रहे थे, तो इसे हम बायोलॉजी क्लॉक भी कहते हैं। ब्रेन का अगला अंग है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का 2 भागों में विभक्त होता है, कारापोरा, सेरिब्रम पेंडिकल। जो कारापोरा होता है, जो भी चीज़ हम देखते हैं, जो भी चीज़ हम सुनते हैं, उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क तक कौन लेकर जाता है? कारापोरा। कारापोरा जैसे जैसे लोग उम्रदराज होते हैं, जैसे इंसान ने 40-50, जैसे जैसे वो 60-70 का होता जाता है तो ये कारापोरा उसका कमज़ोर होता जाता है। बुढ़ापे में ये बहुत कम काम करता है, वैसे भी बुढ़ापे में कोई चीज़ ढंग से काम नहीं करती। मध्य मस्तिष्क का अगला अंक है, दूसरा अंक है सेरिब्रम पेंडिकल। इसका काम होता है जो हमारा ब्रेन होता है उसको स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है उससे कनेक्ट करना। कभी कभी क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क किसी चीज़ में बिजी रहता है तो उस समय हम जो भी कार्य करते हैं तो वो कार्य कौन संपन्न करता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो यानी सेरिब्रम पेंडिकल का काम क्या होता है? ब्रेन को कनेक्ट करना स्पाइनल कॉर्ड से। मस्तिष्क का अगला और तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क। इसके भी 2 भाग होते हैं, पहला है सेरिबेलम और दूसरा है मेडुला ओब्लागेंटा। पश्च मस्तिष्क यह हमारे मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। इसके 2 अंग होते हैं, पहला होता है सेरिबेलम।
इसका काम होता है हमारे शरीर में बॉडी को संतुलन रखना, यानी हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखना। एक 2 साल 3 साल का बच्चा होता है, जब वो चलना सीखता ही है तो वो कैसे चलता है, धीरे 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 चलता है। तो उस समय उसका सेरिबेलम कमज़ोर होता है, इतना बैलेंस बनाया हुआ नहीं होता है, इस वजह से वो तेज़ हमारी तरह दौड़ चल फिर नहीं सकता। और जैसे ही वो धीरे धीरे डेली कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है तो उसका सेरिबेलम बैलेंस बना लेता है, उसके हाथ पैरों में बैलेंस बना लेता है। इस वजह से एक छोटा बच्चा फिर चलना और दौड़ना सीख जाता है। एक सर्कस में अगर हमें अचानक बोल दिया जाए कि सर्कस में एक रस्सी पर चलो, तो हम चल सकते हैं? नहीं चल सकते, क्योंकि हमने हमारे सेरिबेलम को इस तरह बैलेंस बनाया ही नहीं है। जो सर्कस में काम करते हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो सेरिबेलम होता है उसने रोज़ प्रैक्टिस करते करते अपने शरीर को इसी तरह ढाल लेते हैं, इस वजह से वो रस्सी पर चल पाते हैं। और अगर हम भी डेली कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस करें, हमारे सेरिबेलम को इसी तरह ढाल ले, तो हम भी उस पर चल सकते हैं। लेकिन अचानक हम किसी भी चीज़ पर चल नहीं सकते, क्योंकि एक छोटा बच्चा अचानक चल फिर दौड़ नहीं सकता। उसी तरह हम भी किसी रस्सी या अचानक हमारे शरीर जिस जगह या जिस माहौल में ढला हुआ नहीं रहता है तो हम वो चीज़ एकदम से नहीं कर सकते। अभी कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें याद नहीं होता है, दूसरे वाले लड़के को तो इतना फटाफट देखते ही याद हो जाता है। उसमें ऐसा होता है कि जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, वो तो सब समान होते हैं, हर इंसान में समान होते हैं। हर इंसान में सेरिब्रम उपस्थित होता है, हर इंसान में थैलेमस उपस्थित होता है, हर इंसान में हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क, परमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क सब में उपस्थित रहता है। लेकिन हम में सबसे बड़ी कमजोरी ये रहती है कि हम उस रूटीन में नहीं रहते हैं। हमने क्या है कि जैसे मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे केवल पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बारे में ही नॉलेज लेनी है। अगर मेरा दिमाग में किसी दूसरी जगह लगाऊंगा तो दिमाग ऐसा होता है कि जिस माहौल में हम डालते हैं उसी माहौल में ढल जाता है। अगर हम दूसरे माहौल में डालते हैं, दूसरी चीज़ों में लगाते हैं और फिर वापस पढ़ाई में लगाते हैं तो फिर हमें याद कैसे रहेगा। हमारे माइंड को हमेशा एक्टिवेट रखने के लिए हमें उसी माहौल में उसी की नॉलेज लेते रहना चाहिए। पश्चिम मस्तिष्क का दूसरा अंग है मेडुला ओब्लागेंटा। कैटापोलिक और एनापोलिक को जोड़ने पर एक बनता है मेटापोलिक, उसे हम क्या कहते हैं, मेडुला ओब्लागेंटा। जब भी हम खाना खाते हैं तो मुंह में खाना रखा, हम उसको चबाते हैं, पाचन करते हैं और फिर निगल लेते हैं। फिर आपको मालूम है अंदर का काम कौन करता है? अंदर का काम करता है मेडुला ओब्लागेंटा, यानी बाद में उसे पाचन क्रिया का काम स्टोमेच में भेजना। स्टोमेच में यानी इनका कैटाबॉलिक होता है, यानी भोजन का टूटना, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक। और इस प्रकार हमारे शरीर में पाचन क्रिया का काम कौन करता है? मेडुला ओब्लागेंटा। हमारे शरीर में श्वसन क्रिया, जैसे हमने श्वास लिया, फेफड़ों में भरा और फिर बाद में हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेशन होता है, तो वो सर्कुलेशन करने का किसका काम होता है? मेडुला ओब्लागेंटा का। अगर हमारे शरीर में मेडुला ओब्लागेंटा कमज़ोर हो जाए तो हमारे शरीर में क्या क्या परेशानी, क्या क्या दिक्कत आएगी? सबसे पहले तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। अब हमारे सही तरीके से पाचन क्रिया नहीं होगी। जो हमारे शरीर के आंतरिक क्रियाएं हैं, जो आंतरिक गतिविधियां हैं, वो सभी सुचारू रूप से नहीं चलेगी। आइए अब हम मस्तिष्क का दूसरा भाग समझते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है, यानी दूसरा प्रकार है परिधीय तंत्रिका तंत्र। हमने ब्रेन के बारे में समझ लिया, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में समझ लिया। उसमें हमने अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क समझा। जो तंत्रिका तंत्र का पहला प्रकार है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें कितनी जोड़ियाँ होती है? हमारे ब्रेन के अंदर कितने तंत्रिका तंत्र की जोड़ियाँ होती है? 12। जैसे कि और तंत्रिका तंत्र कितनी होती है? 24, जिन्हें हम जोड़ी में विभक्त करते हैं। कितनी जोड़ियाँ होती है? 12। और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड का आपको अलग से एक चैप्टर जो आगे का वीडियो होगा उसमें समझा दिया जाएगा। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर कितनी जोड़ियाँ होती है? 31 जोड़ियाँ होती है।
अगर हम 31 जोड़ियों को और ब्रेन की 12 जोड़ियों को अगर मिला दें तो फिर क्या बनता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिपेलर सिस्टम। जो हमारे ब्रेन के बाहर जो नर्व सिस्टम होती है, तंत्रिका तंत्र होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पेरिपेलर नर्व सिस्टम। ब्रेन की तंत्रिका तंत्र यानी 12 जोड़ी और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी, अगर इन सब को मिला दें तो फिर क्या बनता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिपेरल नर्व सिस्टम। यानी ब्रेन की 12 जोड़ी और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी के समूह को क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का तीसरा प्रकार है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन की 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र होती है और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र होती है, उनमें से कुछ जोड़ियों को निकाल लेते हैं यानी कुछ नसों को निकाल लेते हैं। ब्रेन की 12 जोड़ी नसों में से कुछ को निकाल लें और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र की नसों में से कुछ को निकाल लें तो फिर क्या बनता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। इसकी 2 क्रियाएं होती है, अनुकंपीय क्रिया, दूसरी होती है प्रानुकंपीय क्रिया। आइए अब हम ब्रेन संबंधी यानी नर्व सिस्टम संबंधी कुछ डिजीज, कुछ बीमारियों के बारे में समझते हैं। पहली है कोमा। इसमें इंसान बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में होता है, उसमें कोई भी क्रिया नहीं होती है। दूसरी है मेनिंजाइटिस। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि हमारे जो क्रेनियम यानी जिसमें हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है, उस क्रेनियम कपाल के जस्ट नीचे एक झिल्ली नुमा एक मेनिंजस नामक झिल्ली उपस्थित होती है। उस झिल्ली में अगर किसी भी प्रकार से डैमेज हो जाए, जैसे कपाल में चोट लगने के बाद मेनिंजस में यानी उस झिल्ली में चोट लग जाती है, तो एक बीमारी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। इसमें हमारे ब्रेन की ऊपरली झिल्ली में सूजन आ जाती है और यह सूजन बैक्टीरिया, फंगी, इन इन्फेक्शन के कारण आती है। तीसरा है मिर्गी। इसमें जो हमारी पेशियाँ होती है उसमें झटके आते हैं, उसमें एटन